नमस्कार दोस्तों। आज हम मनोविज्ञान क्लास 11th के 8वें चैप्टर चिंतन की जो सेकंड जो पोर्शन है सृजनात्मक चिंतन, उसके बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला चिंतन, दूसरा सृजनात्मक चिंतन और तीसरा भाषा। तो इससे पहले हम एक टॉपिक कर चुके हैं। आज हम दूसरे टॉपिक सृजनात्मक चिंतन के बारे में बात करेंगे। सृजनात्मक चिंतन क्या है, ये अगर हम अपने आप को समझाने के लिए देखें तो जो हमारी उत्सुकता है और उत्सुकता के प्रति जो हम कार्य करते हैं और विभिन्न प्रकार से सोचकर उस कार्य को अंजाम देते हैं, यही सृजनात्मकता का एक रूप है। हम दिन प्रतिदिन की जो कार्य करते हैं और उन कार्यों को करते समय हम कुछ मौलिक तरीके से उस कार्य को करते हैं, नए तरीके से हम उस कार्य को करते हैं। ये जो नया तरीका हमने अपनाया है उसी को हम सृजनात्मक चिंतन के रूप में परिभाषित करते हैं। सृजनात्मक चिंतन किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, चाहे वो लेखन हो, अध्यापन हो, भोजन बनाना हो, भूमि का निर्वहन हो, कहानी सुनाना हो, वार्तालाप हो, इन क्षेत्रों में हो सकता है। अब हम सृजनात्मक चिंतन के स्वरूप के बारे में बात करेंगे। सृजनात्मक चिंतन का जो स्वरूप है वो समस्या के समाधान के लिए नवीन एवं मौलिक विचारों या समाधानों का उत्पादन शामिल है। मतलब सृजनात्मक चिंतन के स्वरूप में समस्याओं के समाधान के लिए नवीन एवं मौलिक। नवीन वैसे तो विचार हमारे मस्तिष्क में कई प्रकार के आते हैं किसी समस्या के समाधान के वक्त, लेकिन जो नए विचार हैं और उन नए विचारों में भी मौलिक विचार जो प्रासंगिक हो, उन विचारों को हम सृजनात्मक चिंतन के रूप में लेते हैं। अब सृजनात्मक चिंतन को ब्रूनर एक मनोवैज्ञानिक हैं, ब्रूनर ने सृजनात्मक चिंतन को प्रभावी आश्चर्य के रूप में परिभाषित किया है। बहुत सारे शोधकर्ताओं ने सृजनात्मक चिंतन के रूप में बताया है कि सृजनात्मक चिंतन जब वह वास्तविकता की ओर उन्मुख, उपयुक्त और रचनात्मक एवं सामाजिक रूप से वांछित हो। जब कोई चिंतन वास्तविकता की ओर उन्मुख हो, उपयुक्त हो, रचनात्मक तथा सामाजिक रूप से वांछित हो, तो इस प्रकार के चिंतन को सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। सृजनात्मक चिंतन, अब जो सृजनात्मक चिंतन के जो सबसे पहले जो अग्रणी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, जेपी गिलफर्ट, उन्होंने सृजनात्मक चिंतन को 2 भागों में बांटा है। सृजनात्मक चिंतन के 2 भाग अभिसारी और अपसारी चिंतन हैं। और सृजनात्मक चिंतन के जो अपसारी भाग को एडवर्ड डी बोनो ने पार्श्विक चिंतन कहा है। अब हम अपसारी चिंतन के बारे में बात करेंगे। अपसारी चिंतन को जेपी गिलफर्ट ने मुख्य रूप से 4 भागों में विभक्त किया है कि अपसारी चिंतन की जो प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से 4 भागों में होती है। पहला चिंतन प्रवाह है, दूसरा लचीलापन, तीसरा जो है मौलिकता और चौथा विस्तारण आता है। हम किसी भी प्रकार के चिंतन के लिए सबसे पहले चिंतन के प्रवाह, हमारे जो सोचने का जो दायरा है उसको हम बढ़ाते हैं और उसके अंदर थोड़ा सा लचीलापन लाते हैं। थोड़ा सा लचीलापन का मतलब हम कुछ मौलिक जो हमने कुछ जो नियम या तथ्य जो हमने अलग से छांटे हैं उनके बारे में थोड़ा लचीलापन लाते हैं और उन तथ्यों को नए संबंधों के आधार पर प्रत्यक्षण करके उन नए विचारों के साथ या पुराने विचारों के साथ जोड़कर चीज़ों को भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य में देखकर उन्हें मौलिक बनाते हैं। इस प्रकार से हम मानते हैं और अनेक शोधकर्ता मानते हैं कि मौलिकता के लिए चिंतन प्रवाह एवं लचीलापन दोनों आवश्यक हैं। और चौथा जो लास्ट पॉइंट है वो है विस्तारण। विस्तारण निहितार्थ को समझने में सक्षम बनाती है। मतलब सृजनात्मक चिंतन के अंदर हमने जो सीखा, हमने जो नए विचार को अडॉप्ट किया, ग्रहण किया, उस विचार को हम लास्ट में जब हम किसी चीज़ के ऊपर उसको स्थापित करते हैं तो वह उसके किस प्रकार के निहितार्थ होंगे उसको समझाने में हमारी मदद करता है। इस प्रकार सृजनात्मक चिंतन योग्यताओं के अंतर्गत सामान्य चिंतन प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण आते हैं। उसके बाद हम सृजनात्मक चिंतन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सृजनात्मक चिंतन की जो प्रक्रिया है उसको मुख्य रूप से हम एक सामान्य चिंतन के अंदर भी
जब हम सामान्य चिंतन करते हैं तो सामान्य चिंतन में भी एक हमारा जो मस्तिष्क है वो कुछ स्तर तक पुराने जो हमारे आविष्कार हैं, नए पुराने जो खोज हैं उनके ऊपर आधारित होता है। इसी प्रकार सृजनात्मक चिंतन जो है वो भी पुरानी आविष्कार और खोजों के ऊपर आधारित होते हुए एक नए और मौलिक विचार को दर्शाता है। सृजनात्मक चिंतन की इस प्रक्रिया में हम 4 भागों में बांटते हैं। पहली जो है तैयारी, दूसरी उद्भवन, तीसरी प्रदीप्ति और चौथी सत्यापन। तैयारी की स्टेज में व्यक्ति को दिए गए कार्य या समस्या को समझने तथा समस्या का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। जब किसी सृजनात्मक चिंतन या सृजनात्मक खोज के बारे में बात करते हैं, जब हम किसी कार्य को करने के लिए उन्मुख होते हैं तो उस कार्य के लिए हम अलग परिप्रेक्ष्य और अलग दृष्टिकोण देखने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार की जो हमारा जो दृष्टिकोण है उसको हम तैयारी की स्टेज में रखते हैं। दूसरी जो स्टेज आती है उसे हम उद्भवन के नाम से जानते हैं। उद्भवन की स्थिति में हम जिस प्रकार से उस कार्य को देख रहे हैं, हमारे को हमारा आंसर या हम उचित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, तब उस लक्ष्य को हम कुछ समय के लिए होल्ड कर देते हैं। और जब वो होल्ड होते समय अचानक से हमारे मस्तिष्क में उस विचार के प्रति या उस खोज के प्रति हमारे मस्तिष्क में एक नए विचार आते हैं और उस विचार की स्थिति को ही हम उद्भवन कहते हैं। उस विचार जब से लेकर उस होल्ड जो पीरियड होता है, उस चिंतन का जो होल्ड पीरियड होता है उसे हम उद्भवन कहते हैं। और उस उद्भवन की स्टेज में व्यक्ति चेतन प्रयास से हटकर विश्राम कर रहा होता है, जो सृजनात्मक विचार तत्काल उत्पन्न न हो, जिससे सृजनात्मक विचार जो हैं तत्काल उत्पन्न नहीं होते हैं। और इस प्रकार की स्थिति को हम आहा अनुभव के नाम से जानते हैं। और जब होल्ड पीरियड के बाद जब हमें आंसर्स, जब एक नए विचार के ऊपर हम केंद्रित होते हैं, उसे हम प्रदीप्ति कहते हैं। उस प्रदीप्ति को ही हम आहा अनुभव के नाम से जानते हैं। और चौथी और लास्ट स्टेप है वो है सत्यापन, जिसमें योजना, विचार या समाधान के महत्व व उपयुक्तता का परीक्षण या मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ उपयुक्त योजना या समाधान जो सफल या प्रभावी हो के चयन में अभिसारी चिंतन अपनी भूमिका निभाता है। प्रारंभ में हमने देखा था कि सृजनात्मक चिंतन को गिलफर्ट ने 2 भागों में बांटा था, अभिसारी और अपसारी। जब हम विभिन्न परिप्रेक्ष्य में किसी विषय के बारे में सोचते हैं और अंत में जब हम एक उचित परिप्रेक्ष्य पे या दृष्टिकोण के ऊपर आते हैं, तो उस उचित परिप्रेक्ष्य को जारी करने के लिए या स्थापित करने के लिए हमें अभिसारी चिंतन की आवश्यकता महसूस होती है। और बाकी उससे पहले जो प्रक्रिया हमने जब से उस आविष्कार के बारे में बात करी या शुरुआत करी, और लास्ट की स्टेज तक का जो प्रोसेस है वो अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। और लास्ट में जब हमने एक नए विचार को हमने अडॉप्ट कर लिया, नए विचार को हमने ग्रहण कर लिया और उसी के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं, ये एक अभिसारी चिंतन की भूमिका को दर्शाता है। अंत में सृजनात्मक चिंतन का जो विकास है उसके बारे में बात करेंगे। सृजनात्मक चिंतन का विकास यूँ तो हमारी कार्य करने की क्षमता और चिंतन प्रवाह को दर्शाता है, लेकिन सृजनात्मक चिंतन के विकास में कुछ अवरोध भी आते हैं, वो जिन्हें हम मुख्य रूप से 5 भागों में बांटते हैं। सृजनात्मक चिंतन के जो ये अवरोध हैं वो आभ्यासिक, प्रात्यक्षिक, अभिप्रेरणात्मक, संवेगात्मक, सांस्कृतिक में वर्गीकृत किए गए हैं। मुख्य रूप से परीक्षा में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनमें से किसी का एक एग्जाम्पल देके और इनमें से 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये किस प्रकार के अवरोध के बारे में इंगित करता है। जैसा कि मैं एग्जाम्पल लेके और बीच में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पहला जो है आभ्यासिक प्रतिरोध, आभ्यासिक अवरोध। आभ्यासिक अवरोधों में व्यक्ति आदतों के वशीभूत हो जाता है, विशेष रूप से सोचने, चिंतन करने के तरीके की जो प्रवृत्ति है सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए हानिकारक हो जाती है। मतलब आदमी जो है आदतों के वशीभूत हो जाता है, वो चिंतन नहीं कर पाता। किसी कार्य को करते समय वो चिंतन प्रवाह ना करते हुए वो सिर्फ एक जो पुरानी धारणा के अनुसार ही उस कार्य को करता रहता है,
तो ये आभ्यासिक अवरोध जो हैं वो सृजनात्मक चिंतन में बाधा पहुंचाते हैं। दूसरा जो है प्रात्यक्षिक अवरोध, जो नए और मौलिक विचारों के प्रति खुला दृष्टिकोण रखने से रोकते हैं। दूसरा, नए और मौलिक विचारों के प्रति खुला दृष्टिकोण रखने से रोकते हैं। तो हमारे को जब क्वेश्चन के एग्ज़ाम में दिया जाता है तो दिया जाता है कि ऐसे अवरोध जो हमें नए और मौलिक विचारों के प्रति खुला दृष्टिकोण रखने से रोकते हैं वे हैं, पहला ऑप्शन आभ्यासिक, दूसरा प्रात्यक्षिक, तीसरा अभिप्रेरणात्मक और चौथा संवेगात्मक। तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और विभिन्न इनमें से किसी भी ऑप्शन के ऊपर हम अपना आंसर दे देते हैं। और जो परीक्षा का जो स्ट्रेस होता है उसके अनुसार हम किसी भी आंसर को, तो हमें एक प्रकार से आंसर देते टाइम भी सृजनात्मक चिंतन को आधार मानना चाहिए और उसी प्रकार से हमें आंसर देना चाहिए। अब प्रात्यक्षिक जो अवरोध हैं वो हमें नए और मौलिक विचारों के प्रति खुला दृष्टिकोण रखने से रोकते हैं, पहली बात। इससे पहले हमने पढ़ा कि आभ्यासिक जो अवरोध हैं वो आदतों के वशीभूत हो जाने के कारण जो हम जिस प्रकार से हम चिंतन नहीं कर पाते हैं वो आभ्यासिक अवरोध के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रात्यक्षिक अवरोध, तीसरा जो है अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक जो अवरोध हैं उनको एक साथ अध्ययन करेंगे। उसमें अभिप्रेरणात्मक और संवेगात्मक जो अवरोध हैं उनमें क्या होता है कि अंतिम संकेत के रूप में मध्यवर्ती जो विचार है, हम किसी विषय के बारे में सोचते हैं, उस विषय के बारे में सृजनात्मक चिंतन करते रहते हैं, लेकिन अंतिम विषय तक पहुंचने से पहले ही हम बीच में किसी स्टेज पर उसका आंसर हम अपने आप में ले लेते हैं, बीच में से किसी आंसर को अडॉप्ट कर लेते हैं जो मध्यवर्ती विचार की अवस्था को इंगित करता है, मध्यवर्ती विचार की अवस्था को इंगित करता है। इस प्रकार के जो अवरोध हैं वो अभिप्रेरणात्मक और संवेगात्मक अवरोधों के अंतर्गत आते हैं। और चौथा, पांचवा जो अंतिम जो अवरोध है वो है सांस्कृतिक अवरोध। सांस्कृतिक अवरोधों में का संबंध परंपरा का अत्यधिक अनुपालन, अपेक्षा अनुरूप दबाव तथा रूढ़ियों से होता है। अब हम अंत में सृजनात्मक चिंतन के उपायों के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से हम सृजनात्मक चिंतन कर सकें जिससे हमें उचित लक्ष्य की प्राप्ति हो सके या उचित उत्पाद प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले से यहाँ सृजनात्मक चिंतन क्षमताओं कौशलों को बढ़ाने में कुछ उपाय दिए प्रस्तुत किए गए हैं। उनमें हम मुख्य रूप से कुछ सृजनात्मक जो चिंतन के जो उपाय हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो उपाय है वो है अपने विचार के प्रवाह को बढ़ाने के लिए एक दिए हुए कार्य परिस्थिति के लिए जितना हो सके योजना, प्रतिक्रिया, समाधान तथा सुझाव उत्पन्न करें। हम किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाएं, तो वो योजना बनाते समय हम जो टाइम पीरियड उसको दे रहे हैं वो टाइम पीरियड हमें सृजनात्मक चिंतन के प्रति अग्रसर बनाने में मदद करेगा। दूसरा जो है मुक्त परिस्थितियों में विचार के प्रवाह एवं लचीलेपन को बढ़ाने के लिए आशबर्न ने विचार आवेश विधि, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि आशबर्न ने कौन सी विधि दी थी, तो वो विचार आवेश विधि जो है वो आशबर्न ने दी थी। विचार आवेश विधि के अंतर्गत क्या होता है कि विचारों को उत्पन्न करने को उनके महत्व के मूल्यांकन को पृथक रखना चाहिए। जो जो विचार हमारे दिमाग में आए हैं किसी भी कार्य के प्रति, तो उन विचारों के और उनके महत्व को, उनके द्वारा जो हमारे को उत्पाद प्राप्त होता है उसकी जो मात्रा है, उसकी जो क्वांटिटी है और उसकी जो क्वालिटी है, जो आंसर्स जो उत्पाद जो लक्ष्य में प्राप्त हो रहा है उसकी मात्रा और जो क्वालिटी और क्वांटिटी जो दोनों हैं उनके बारे में हम अलग अलग रूप से अध्ययन करेंगे। और उनके बाद में जब हमें पता चलेगा कि इस विचार से हमें इतना लाभ प्राप्त हो रहा है, उसको हम ज़्यादा उपयोग के दृष्टिकोण में रखेंगे। तो इस प्रकार से आशबर्न ने विचार आवेश विधि के बारे में सृजनात्मक चिंतन में उपयोगी बताया है। तीसरी जो है स्पष्ट समाधानों के विपरीत समाधानों को खोजना मौलिक समाधान की ओर ले जाता है। अब हम जो पहले से जो हम क्रियाकलाप करते आ रहे हैं किसी कार्य के प्रति, उसके विपरीत हम नए सिरे से किसी कार्य को उस कार्य के प्रति सोचते हैं, तो ये भी हमें सृजनात्मक चिंतन की ओर अग्रसर करते हैं। अंत में हम सृजनात्मक चिंतन के कुछ और उपयोगों के बारे में बात करते हैं। समस्या से संबंधित स्वयं की रक्षा युक्तियों के प्रति सजग रहें। जब हम किसी समस्या से भय या संकट का
करते हैं तो सृजनात्मक विचारों के बारे में सोचने की हमारी संभावना भी कम हो जाती है। मतलब किसी भी कार्य को करते समय उसके प्रति नेगेटिव धारणा नहीं बनानी चाहिए, ये हमें सृजनात्मक चिंतन में अवरोध उत्पन्न करती है। इसके अलावा अपने आप को दुर्बल ना समझें और सृजन के आनंद का अनुभव करें, जिससे हमें सृजनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने में आसानी होगी। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया।